आज हम सामान्य विज्ञान में घटक एक सजीव सृष्टि, अनुकलन और वर्गीकरण इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। आपने पिछली कक्षाओं में सजीव प्राणी व सजीव वनस्पतियाँ इनका अध्ययन किया था। सबसे पहले हमें सजीव के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ। जैसे हमने देखा है कि जो सजीव होते हैं उनके जो आकार में वृद्धि होती है, वे हलचल करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, उनमें प्रजनन क्रिया होती है, वे श्वसन क्रिया करते हैं, वे भोजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार उनमें चेतनशीलता पाई जाती है, उनमें प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी ये सब जो विशेषताएं हैं वे सजीव में पाए जाते हैं। उसी प्रकार हमने निर्जीव के बारे में भी अध्ययन किया था। निर्जीव की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? उनका समय अनुसार आकार में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो वस्तु का आकार आज है 20 साल बाद भी उसी वस्तु का आकार वैसा ही रहेगा। निर्जीव वस्तु कभी स्थानांतरण नहीं करती है। उन्हें स्थानांतरण करने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। निर्जीव कभी प्रजनन नहीं करते, निर्जीव कभी श्वसन क्रिया नहीं करते, न ही उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, न ही उनमें चेतनशीलता होती है, न ही वह निर्जीव कोशिकाओं से बनी होती है। आइए अब हम पहले घटक सजीव सृष्टि, अनुकलन और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि हम पृथ्वी ग्रह में रहते हैं। वायुमंडल में यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह है उन प्रत्येक ग्रह में से केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ सजीव सृष्टि पाई गई है और इस पृथ्वी में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई गई है और अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए गए हैं। आपने देखा होगा हम जब बगीचे में जाते हैं वहाँ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, अनगिनत। कुछ वनस्पतियाँ पानी में पाई जाती है, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है जहाँ कम पानी है यानी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती है वो खुली आँखों से दिखाई नहीं देती, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। और कुछ वनस्पतियाँ इतनी विशाल होती है, गगनचुंबी ऊंची ऊंची होती है। तो कुछ वनस्पतियाँ बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है। आपने देखा होगा ये जितने भी जैसे जल में पाई जाने वाली, बर्फ में पाई जाने वाली, मरुस्थल में पाई जाने वाली, ये जितने भी वनस्पतियाँ हैं ये भिन्न भिन्न होती है। अर्थात बर्फ के प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हम अपने मैदानी प्रदेश में बड़ी नहीं हो सकती। इस प्रकार ये जो वनस्पतियाँ है उसी क्षेत्र में बढ़ती है और जीती है। उसी प्रकार वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है। जैसे कुछ प्राणी एक कोशीय होते हैं तो कुछ प्राणी बहुकोशीय होते हैं, कुछ प्राणी पृष्ठवंशीय होते हैं तो कुछ अपृष्ठवंशीय। अब एक कोशीय यानी ऐसी वनस्पति, ऐसे प्राणी जिसको सिर्फ केवल एक अंग होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। कुछ प्राणी बहुकोशीय होते हैं, बहुकोशीय यानी जिसको बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता। ठीक है। उसी प्रकार पृष्ठवंशीय प्राणी किसको बोलते हैं? जिसको मेरुदंड होता है। ठीक है, जैसे मनुष्य। अपृष्ठवंशीय प्राणी यानी जिसको मेरुदंड नहीं होता, जैसे कृमि। उसी प्रकार जलचर यानी जल में रहने वाले, थलचर यानी जमीन पर रहने वाले, उभयचर यानी
जो प्राणी जल और थल दोनों में रहते हैं। नभचर यानी जो आकाश में, सरीसृप यानी जो रेंगते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्राणी हमारे विश्व में पाए गए हैं। जब हम इन सभी प्राणियों के जब चित्र देखते हैं या आंखों से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये किस प्रकार बने हैं, ये किस प्रकार कैसे जीवित रहते हैं, इनका आकार ऐसा क्यों है, हर क्षेत्र के प्राणी अलग अलग क्यों है, इनमें ऐसे क्या परिवर्तन हुए। अब जैसे अगर हमको पानी में डुबो दिए तो हम क्या करेंगे, थोड़े दिन जब तक हमको तैरना आता है तो हम तैरते रहेंगे, लेकिन हमारा थोड़ी देर के बाद हमको जीने के लिए अगर हमको पूरे रूप से पानी में डाल देंगे तो हमारे नाक मुंह में पानी भर जाएगा, श्वसन क्रिया नहीं हो पाएंगी, हमारे शरीर की त्वचा ठंडी होने लगेंगी, यानी हम ज़्यादा देर पानी में नहीं रह सकते। लेकिन मछली को अगर पानी में रहे तो वो बहुत अच्छे से रहती है, उसको अगर पानी के बाहर निकाले तो वो मर जाएंगी, लेकिन अगर हमको पानी के अंदर डुबो के रख दिया तो हम मर जाएंगे। यानी किस प्रकार जलचर जो प्राणी है वो जल के लिए ही बने हुए हैं, वो जल में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन थलचर प्राणी को अगर जल में डाल दे तो वो कुछ समय के पश्चात मर जाएंगे। यानी ये जो भिन्नता है, ये अनुकूलता है, ये किस प्रकार हुआ है, ये हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। अभी आपने यहाँ पे चित्र देखो, इसमें रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, ये किस प्रकार दिख रहा है आपको, कितने सुंदर। तो यह एक प्रकार का अनुकूलन है, ये वातावरण, परिस्थिति, जलवायु के अनुसार इन वनस्पतियों में परिवर्तन हुआ है। इन चित्रों में भी देख लीजिए आप, रंग बिरंगे अलग अलग रंग के आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब वनस्पतियां है, कितने सारी है जो अलग अलग रंगों की फूल निर्मित करती है। आपने देखा होगा कश्मीर जहाँ बर्फ होती है, राजस्थान जहाँ रेती होती है। आपने देखा होगा ये जो कश्मीर है बर्फीला प्रदेश है, राजस्थान रेती वाला प्रदेश है जो गर्म है। यहाँ के जो प्राणी हैं और यहाँ की वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कश्मीर में बर्फीले प्रदेश होता है, यहाँ देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। जिस प्रकार क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा उसी प्रकार ये वृक्ष होते हैं, एकदम ऊंचे ऊंचे होते हैं और फिर शंकु के आकार के होते हैं। ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपने देखा होगा कश्मीर में 2 माह गर्मी रहती है। गर्मी क्या, हमारे जो नागपुर में जो ऐसी ठंडी रहती है वहाँ की गर्मी होती है, और बाकी जो माह है वहाँ बर्फ गिरती है। तो वो जो बर्फ उन पेड़ों में गिरती है तो वो शंकु जैसे आकार का होने के कारण वो फिसल जाती है और वहाँ बर्फ ठहरती। वो जो पेड़ है उनकी पत्तियां झड़ती नहीं है और उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देवदार, चीड़ और सूचीपर्ण ये जो वृक्ष है वहाँ पर आसानी से बड़े होते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। उसी प्रकार राजस्थान ये मरुस्थलीय प्रदेश है, यह बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियां बड़ी संख्या में पैदा होती है। उसी प्रकार यहाँ पर ऊंट जैसा प्राणी भी पाया जाता है। ऊंट कश्मीर में नहीं पाया जाता है।
अभी आप चित्र देखिए। ये जो पहला वाला है बर्फीला प्रदेश, दूसरा जो है किस प्रकार बर्फ गिरे है। ये सब कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड के चित्र है। तो यहाँ के जो पेड़ है आपने देखा देखो बर्फ से ढके हुए हैं। अगर हमारे यहाँ के वृक्षों में इस प्रकार की बर्फ गिरेंगी तो सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, क्योंकि हमारी जो पत्तियां बर्फ का जो भार है सहन न कर पाएंगी। फिर से यहाँ पे दिखा गया है चित्र। शिमला, कश्मीर, ये जो चित्र है किस प्रकार रेतीला प्रदेश होता है। पूरी जो धरती है दूर दूर तक रेती जैसा समुद्र दिखाई देता है। यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ अधिक मात्रा में होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अनुकूलन। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। यानी जो भी सजीव है, चाहे वह वनस्पति हो या प्राणी हो, जब वह परिसर के अनुसार, वातावरण के अनुसार उसके भीतरी अंगों में या बाहरी जीवन यापन में समय के अनुसार उसके परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन कुछ समय के बाद स्थायी रूप धारण कर लेता है, यही अनुकूलन कहलाता है। आपने सुना होगा कि हम जो मनुष्य है पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज। हमें भी पहले पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो बंदर है अपने जो 4 पैर है, आगे के 2 पैर हाथों में प्रयोग करने लगा और पीछे के जो 2 पैर थे वो चलने के लिए प्रयोग करने लगा, और उन हाथों का प्रयोग से फिर वो धीरे धीरे काम करने लगा। तो जो पूंछ थी वो उसका कोई भी काम नहीं होता था, जिसके कारण धीरे धीरे वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। और इस प्रकार हमारी जो पूंछ है वो गायब हो गई, और हम 4 पैर के जो आगे के 2 पैर है वो हाथों में परिवर्तित हो गए, और जो पीछे के जो 2 पैर थे वो हमारे 2 पैर बन गए। इस प्रकार हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ है। ऐसे धरती में अनेक वनस्पतियां हैं, अनेक प्राणी हैं, जिनके शरीर के अंगों में, उनके जीवन यापन में स्थायी रूप से परिवर्तन हो गए हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं।
अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। यह शरीर का अंग या स्थिति नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। अनुकूलन द्वारा होने वाले स्थायी बदलावों को इस प्रक्रिया से भिन्न स्पष्ट करने के लिए उन्हें अनुकूलन जन्य लक्षण कहा जा सकता है। वनस्पतियों में अनुकूलन। अब हम देखेंगे किस प्रकार वनस्पतियों में अनुकूलन हुआ है। अभी आप चित्र देखो, किसका चित्र है आप बता सकते हैं? कमल। और क्या देख रहे कमल? किसके अंदर है? पानी के अंदर है। उसकी पत्तियां तैर रही है। आपने देखा होगा कमल की जो पत्तियां है पानी में तैर रही है, वो सड़ती नहीं है, पानी उसमें से फिसल जाता है। कमल का जो डंठल है देखो कैसे पानी के ऊपर मस्त खड़ा है तैरते हुए। क्यों? क्योंकि जो कमल की जो डंठल होती है उसमें वायु कोश होते हैं, छिद्र होते हैं, हवा भरी हुई रहती है, जिससे वो हल्की होती है और पानी में तैरती रहती है। जो पत्तियां होती है उसमें मोम जैसा आवरण होता है, तो पानी की जो बूंदे हैं वो फिसलते जाती है और उसको जो पत्ती है उसमें पानी टच नहीं होता है, लुढ़क जाता है। तो इस प्रकार कमल की जो पौधा है, उसकी पत्तियां है, उसकी डंठल है, उसमें इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है जिसके कारण वो पानी में आसानी से रह सकती है। यह भी एक प्रकार का अनुकूलन क्षमता ही है, अनुकूल परिवर्तन। ये सब देख रहे हैं, फिर से देखो आप इस चित्र में, ये सब दिख रहा है, ये जलीय वनस्पतियां हैं, ये जल में रहने वाले पौधे हैं। अभी आप ये चित्र देखिए, ये रेगिस्तान दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? नागफनी के पौधे। ये में देखो किस प्रकार कटीली झाड़ियाँ। फिर आपने देखा होगा, ये देखो कटीली जड़ी बूटी, ये सब मरुस्थलीय प्रदेश में अधिकतर पाई जाती है। आपने देखा होगा ये जो है कांटे कांटे, ये जो कांटे है ये इसमें पत्तियां नहीं होती है, ये जो कांटे है ये पत्ती का रूप है, पत्ती है जो कांटे में परिवर्तित हुई है। और ये जो दिख रहा है हमें हरा हरा, ये वास्तव में तना है। ये जो तना है ये पानी शोषित करके रखता है, क्योंकि यहाँ पे बरसात कम होती है तो ये पानी शोषित करके रखता है। और जो पत्ती है जो कांटे का रूप जो लिए, ये क्या करती है? वाष्पीकरण का काम करती है। अभी आप ये चित्र देखिए, ये चित्र किसका है आप पहचान सकते? हाँ, वट सावित्री में हम किसकी पूजा करते पता है ना आप? वट पेड़ की। इसको हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, मराठी में वट का है ना पेड़। अभी आपने देखा होगा ये जो पेड़ है ये हजारों साल इनकी जो उम्र होती है। आपको पता है कलकत्ता में सबसे बड़ा इसका जो पेड़ पाया गया है। आपने देखा होगा ये जो वट का झाड़ है इसमें ऐसी लंबी लंबी जड़ें दिखाई देती है पेड़ों से में लटकी हुई। आपको पता है ये ऐसी जो लंबी लंबी जो होती है इसकी जो जड़ें, ये क्यों होती है? अब बता सकता है आपने? ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये आपको पता है ये पेड़ बहुत बड़ा होता है।
आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनाते हैं तो उसकी जो बिल्डिंग गिरना नहीं चाहिए, टिकना चाहिए धरती पर, तो उसके जमीन जो नींव होती है वो गहरी खोदी जाती है, बड़े पिल्लर डाले जाते हैं। वो ऐसी बिल्डिंग में पिल्लर की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। उसी प्रकार ये जो पेड़ होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो ये पेड़ को आधार मिलना चाहिए, बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है, तो ये पेड़ को आधार मिलना चाहिए है। और उसी प्रकार पेड़ को पानी शोषित भी मिलना चाहिए। तो इनकी जो जड़ें होती है वो आधार देने के लिए पेड़ को अलग अलग तरीके से इसकी जो जड़ें निकलती है और वो जमीन में जा की ओर बढ़ती है। फिर से आप देखेंगे ये जो है पूरे बनियान टी बरगद का जो पेड़ है, यह भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है। आप बरगद के पेड़ में और अधिक हम जानकारी पढ़ेंगे। जो बरगद का जो वृक्ष होता है इसकी विशाल तना होती है और बहुत शाखाएं होती है। इसकी जो छाया होती है बहुत बड़ी होती है और ये लंबे सबसे बहुत लंबे समय तक यह रहता है। और इसकी एक खासियत क्या है, जब अकाल पड़ जाए तो बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, लेकिन ये जो पेड़ है अकाल में भी जिंदा रहता है। आपको समझ गया होगा क्यों? क्योंकि इसकी पूरे चारों तरफ से इसकी जो पेड़ से जड़ें निकलती है जो जमीन की ओर बढ़ती है और जमीन का जो पानी शोषित करके वो रखती है। अब हम देख रहे हैं ये जो चित्र है मरुस्थल का है। किस प्रकार की देखो वनस्पतियाँ, ये देखो कम पानी में इसमें कांटे हैं, ये जो तना है, ऊपर हम नाखूनी के दिख रहे हैं पेड़ पौधे, नीचे मरुस्थल, ये सब मरुस्थल का ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है। आप चित्र देख के ही बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो कि किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी रचना अलग अलग होती है। फिर से आप बर्फीले प्रदेश की तरफ देखो, किस प्रकार वनस्पतियाँ और वहाँ की वनस्पतियों में अंतर दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे जल में रहने वाले। अब जो जल में वनस्पतियाँ पाई जाती है उनकी जो जड़ें होती है, भले वो हमें तैरते हुए दिखाई देती है, लेकिन वह उनकी जो पतली तंतु जड़ें नीचे जो जमीन होती है वहाँ पर पकड़ी हुई होती है। आप चित्र देख रहे होंगे, कमल का फूल दिख रहा है आपको, उसकी जड़ें देखो किस प्रकार पतली, उसका तना नीचे की जो मिट्टी है पानी के अंदर की वहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन यार फूल पानी में तैर रहे हैं। कुछ वनस्पतियाँ जड़ सहित पानी में तैर रही है, जैसे जलकुंभी, आपने देखा होगा ये जो वनस्पतियाँ है जो पानी में तैर रही है, इनकी जो डंठलें होती है वो कैसी होती है पता है आपको? कोमल होती है, खोखली होती है, लचीली होती है। अब खोखली होने से क्या होता है, उसके अंदर छिद्र ये होते हैं, कोशिका ये होती है, कोशिका है, उसमें वायु कोश होते हैं जिसमें हवा भर जाती है और उसके कारण वो तैरती है। पत्तियों में मोम जैसा आवरण होता है,
इस प्रकार वे अपना जो जीवन है पानी के अनुकूलन हो जाता है और जिससे वह जीवित रहती है। फिर से हम देखेंगे कि ये पानी में किस प्रकार वो जीवित रहती है। तो फिर से बताया गया है कि जो जलीय वनस्पतियाँ होती है उनकी पत्तियों में, तनों में मोम जैसे पदार्थ की पतली परत होती है। इनकी कुछ वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती है सक्रिय होती है। सक्रिय यानी छोटी छोटी पतली रिबन जैसी पतली होती है। और ये जो वनस्पतियाँ है पानी की जो तेज प्रवाहों को भी सहन करती है। तने और डंठल में हवा का अवकाश, खाली जगह होती है जिससे वनस्पतियाँ पानी में तैरने के लिए उपयोगी होती है। थोड़ा मेंढक के बारे में देखेंगे। आपने देखा होगा मेंढक के जो सामने के जो आगे के जो पैर है वो छोटे होते हैं और पीछे के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। तो ये जो विशेषता के कारण क्या होता है, वो फुदकने का काम करता है। आपने देखा होगा थोड़ा सा भी आहट हुई कि वो फुदक के दूर तक कूदता है। उनके जो पैर होती है, उनकी जो उंगलियां होती है उनमें झिल्ली जैसा आवरण होता है। जब मेंढक, आपको पता है मेंढक उभयचर प्राणी है, जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है। जब वो पानी में जाता है तो जो पीछे के जो पैर होते हैं ना, उसकी आपने देखा होगा जो उंगलियां होती वो पतली झिल्लियों से जुड़ी हुई होती है, यानी पतवार जैसे दिखती है। और उनकी जो जीभ होती है ना लंबी हो जाती है। जब वो कोई शिकार आता है सामने तो मुंह से लंबी जीभ करता निकालता है और टक से अंदर कर लेता है। तो वो जो जीभ होती है उसमें जो जंतु या कीटक एकदम चिपक जाता है और एकदम मुंह पे लेता है। यानी वो शिकार करने के लिए लंबी जीभ का प्रयोग, चिपचिपी जीभ का प्रयोग। और तैरने के लिए उनके जो पैर है पतवार जैसे बने हुए हैं। तो यह भी एक प्रकार का अनुकूलन है। उसी प्रकार जलीय पादप 3 प्रकार के होते हैं। कुछ पादपों की जड़ तल से लगी होती है लेकिन पत्ती जल की सतह ऊपर होती है। जलीय पादप यानी जल में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। तो कुछ जो वनस्पतियाँ होती है उनकी जो जड़ होती है वह जमीन, जो पानी का जो नीचे होती है, नीचे तक जाती है, लेकिन जो पत्तियाँ होती है ऊपर तैरती है। डंठल लंबी होती है, खोखली होती है। और पूरा जो पौधा है, कुछ पौधा है ना पानी में डूबे होते हैं। कुछ जो वनस्पतियाँ होती है उनकी पत्तियाँ फीते जैसी होती है, कुछ विखंडित होती है, यानी धारा के तेज प्रभाव में का भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। कुछ पत्ते जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, स्पंजी होते हैं, मोम जैसे होते हैं। इस प्रकार वनस्पति में भी जल में रहने के लिए अनुकूलन हुआ है। अभी हम देखेंगे नागफनी का पौधा किस प्रकार, इसमें कांटे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ग्रीन वाला है, मैंने पहले भी चित्र बताया, ये जो ग्रीन है ये पूरा तना है। ये भोजन संग्रह करके रखता है, पानी संग्रह करके रखता है, भोजन बनाने का काम करता है, इसलिए वह हरे रंग का आता है। और जो पानी की मात्रा कम होती है, जो कांटे हैं इसमें, ये जो कांटे क्या करते हैं, हवा में स्थित वाष्प अर्थात पानी को अवशोषित करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे एक नागफनी का एक पत्तेदार वनस्पति का गमला लेंगे, दोनों गमले को, एक नागफनी का और एक पत्तेदार वनस्पति का, ऐसे 2 अलग अलग गमले लेंगे हम लोग।
दोनों गमलों की वनस्पतियों की पत्तियों को चारों ओर प्लास्टिक की थैली फुलाकर, यानी जो प्लास्टिक की जो हमारी कैरी बैग होती है, दोनों को अलग अलग पौधों को प्लास्टिक की बैग फुलाकर और इनको उनके ऊपर ढक कर और बांध देंगे और उनको धूप में रखेंगे और उनका निरीक्षण करेंगे। रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इस रचना के कारण उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। आपने देखा होगा ये जो कांटे होने के कारण क्या होता है, इनका जो अंदर जो पानी है वो कम मात्रा में विसर्जित होता है। अभी आपने देखा होगा अगर हमको कम पानी पीते हैं, अगर हमको बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहेंगे तो हमारे जो शरीर से वाष्प यानी पानी की मात्रा क्या हो जाती है, बॉडी से भी पानी की मात्रा विसर्जित होती है। हमको बार बार प्यास लगती है। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में हम बार बार पानी पीते हैं क्योंकि धूप की गर्मी से हमारा शरीर गर्म होता है और जिससे हमारे शरीर की पानी वाष्प बन के पसीना के रूप में बाहर निकल के कम होते जाता है। तो हम बार बार पानी पी के क्या करते हैं, हम पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। लेकिन ये वनस्पतियाँ मरुस्थल प्रदेश में रहती है, यहाँ पर तो पानी बहुत कम गिरता है। तो इन गर्म प्रदेशों में पानी का वाष्पीकरण कम हो, उत्सर्जन कम हो, तो ये जो पत्तियों के बदले कांटे में रूपांतरित हो गया, ये जो पत्तियां है कांटों में रूपांतरित हो गई है, जिससे क्या होता है, पानी कम उत्सर्जित होती है। जब हम दोनों गमलों को इस प्रकार देखेंगे तो आपने देखेंगे कि जो कांटे वाले हैं वहाँ पर पानी की मात्रा कम उत्सर्जित हुई है। पानी व भोजन के संग्रह के कारण इनका जो तना होता है वो मांसल होता है और पत्तियां के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अर्थात देखो, हमने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो पत्ती वाली पेड़ पौधे हैं, इन पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश यानी जब सुबह सुबह जब धूप निकलती है तो ये पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन तैयार करती है और भोजन तैयार करके संग्रह करती है। किंतु ये वनस्पतियाँ, हमारी जो साधारण पेड़ पौधे, ये पत्तियों का ये जो है प्रकाश संश्लेषण का काम पत्तियाँ करती है, लेकिन नागफनी के पौधे में ये जो मांसल तना है ये प्रकाश संश्लेषण के कार्य करता है। अर्थात यहाँ पर हरित लवक होता है जिसके कारण ये हरा होता है। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए जमीन में गहराई तक जाती है। अभी यहाँ पानी कम होने के कारण इनकी वनस्पतियों की जो जड़ें होती है वो नीचे नीचे जाती रहती है। नीचे नीचे क्यों जाती है? ये पानी खोजने के लिए जाती है और दूर तक फैलते जाती है। इन वनस्पतियों के तनों पर भी मोम युक्त पदार्थों की मोटी परत होती। मरुस्थलीय पादपों की जड़ें इनमें अधिक गहराई तक जाती है ताकि वो बहुत गहराई से जल ले सके। इनमें से कुछ पादपों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है और जल संरक्षण में मदद मिलती है। कुछ पौधों के तने रूपांतरित होकर पत्ती जैसे संरचना बनाते हैं। ऐसे तने स्पंज की तरह फूले होते हैं और इस पर मोम की परत होती है। स्पंज जैसी परत में पानी जमा रहता है। मोम की परत से वाष्पीकरण की रोकथाम होती है। अब हम देखेंगे जो बर्फीले प्रदेश है उनकी वनस्पतियाँ किस प्रकार की होती है। मैंने पहले भी बताया है कि जो हिम प्रदेश होते हैं, मीर होते हैं,
हमारे भारत के उत्तराखंड में, शिमला में इस प्रकार के देवदार, चीड़ ऐसे सूचीपर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। इनका जो आकार शंकु जैसा होता है और इनका शंकु जैसा आकार होने के कारण, ऊंचे ऊंचे होने के कारण बर्फ गिरते रहती है और फिसलकर नीचे आते रहती है। ये ठंडी हिमवृष्टि में भी इनमें बर्फ जमती नहीं है और इनकी जो छाल होती है वो बहुत मोटी होती है, अर्थात इनमें ठंड का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। ये भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है। पर्वतीय क्षेत्र अक्सर ठंडे होते हैं और यह जाड़े में बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय आवास के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। सुई के आकार के कारण इन पत्तियों पर बर्फ नहीं टिकती है और इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। पर्वतीय आवास में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने रोए होते हैं। इनसे जाड़े में भी इनका शरीर गर्म होता है। इन जंतुओं के शरीर में चर्बी की एक मोटी परत रहती है जो जाड़ों में बचाव करती है। पहाड़ी बकरे खूर बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी सहायता से ये तीखी ढलान पर भी आराम से दौड़ लेता है। यानी जिस प्रकार वनस्पतियां होती है उसी प्रकार वहाँ के प्राणियों में भी अनुकूलन होता है उस माहौल में ढलने के अनुसार। वनाच्छित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन। इन प्रदेशों में जो वनाच्छित प्रदेश होते हैं, यहाँ के जो वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे या विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती है, यानी सूर्य प्रकाश पूरा घना पेड़ पौधों से ये जो भरे हुए होते हैं और जो छोटे पौधे हैं उन्हें सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता बड़े वृक्षों के कारण, तो वो सूर्य प्रकाश को पाने के लिए इन बड़े बड़े पौधों के सहारे वो ऊंचे ऊंचे बढ़ते जाते हैं, लताओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह भी, और आपने देखा होगा लताओं में तंतु जैसे सी रेशे निकलते हैं और वो रेशों से वो दूसरे पेड़ों को लपेट जाते हैं और उनके आधार से वो ये जो नाजुक लताएं होती है अपने इन तंतुओं के आधार पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ऊंचाई तक चली जाती है। घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन। घास स्थल में भी बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियां और घास के विविध प्रकार होते हैं। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। जमीन का क्षरण यानी मिट्टी अगर खुली रही तो हवा, धूप, पानी से क्या होती है, मिट्टी उड़ जाती है या बह जाती है। यानी हमारी धरती की जो ऊपर की परत है बहुत उपजाऊ होती है, अगर वह खुली छोड़ दे तो धीरे धीरे वह उड़ जाती है, भुरभुरी हो जाती है और पानी में बह जाती है, जिससे फिर वो पथरीली हो जाती है। तो हमें कोई भी ज़मीन को खुली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये झाड़ियाँ इस प्रकार अगर बहुत सारी झाड़ियाँ लगा दिए तो झाड़ियाँ क्या करती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उनको थाम के रखती है, उनको क्षरण होने से बचाती है। जैसे विषुवत वृत्तीय प्रदेश। विषुवत वृत्तीय प्रदेश किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी के मध्य में, बीचों बीच में काल्पनिक एक रेखा खींची गई है बीच में से, जहाँ सूरज की लंबवत किरणें गिरती है, उसे विषुवत वृत्तीय रेखा कहते हैं। इस विषुवत वृत्तीय में पाए जाने वाले प्रदेशों को विषुववृत्तीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ की जो घास होती है वह बहुत ऊंची ऊंची होती है। ठीक है, तो ये घास ऊंची ऊंची होती है तो इसमें क्या होता है, ये घास ऊंची होने के कारण यहाँ पर बाघ, शेर, हाथी, हिरन जैसे प्राणी
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये प्राणियों को दूसरे प्राणियों से डर रहता है, तो वो उन्हें इन घास में छिपकर रहने के लिए बड़ी मदद मिलती है। उसी प्रकार ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ के घास की ऊंचाई बहुत कम होती है और उन घासों में खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान, पठार व मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चरागाह पाए जाते हैं। चरागाह यानी जो भेड़, बकरी, गाय चराता है उसे चरागाह कहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पहाड़ी ढलान में पानी से घास होती है। पठारी और मैदानी प्रदेश में बड़ी बड़ी घास होती है, तो यहाँ पर अपने जो पालतू जानवर हैं इनको भोजन देने हेतु ये चरागाह अधिक मात्रा में आते हैं। अब नीचे आपने देखा होगा आलू का चित्र, जिमीकंद का चित्र। तो ये जो आलू, मूंगफली, जिमीकंद, ग्वार पाठा, बबूल, गाजर, प्याज, चुकंदर, करेला, अंगूर, ये जो परिसर में हमने देखा है ये वनस्पतियाँ, इन सभी वनस्पतियों में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। ये जो परिवर्तन है ये एक प्रकार का अनुकूलन है। आपने देखा होगा जैसे जिमीकंद, आलू, ये मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो आलू है ये क्या जमीन के अंदर है? जरूर पाए जाते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये एक प्रकार का तना है। और ये फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि इसमें भोजन संग्रह करके रखा गया है जो हम खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जिमीकंद, मूंगफली भी जमीन, तो इस प्रकार यह भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है। भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। सामान्यतः सभी वनस्पतियां जमीन पर स्थिर और स्वयं पोषी होती है। आपने देखा होगा जो अधिकतर वनस्पतियां हैं वह स्वयं पोषी होती है। स्वयं पोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाती है। आपने देखा होगा कि जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्यों होता है? पर्णहरिम के कारण। हर वनस्पतियों में पर्णहरिम पाया जाता है और इस पर्णहरिम के कारण वे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी भी है जिसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है और ये जो वनस्पतियां क्या करती है? अन्य वनस्पतियों पर अपना जीवन यापन करती है। उनमें के सहारे, उनके आधार पर उनके सहारे बढ़ती है और वो उनकी जो भोजन बनाते हैं उनको शोषित करती है। जैसे आपने देखा होगा ये चित्र में पीले रंग के जो दिख रहे हैं पतले तंतु, ये अमरवेल है। इन पत्तियों को वो देखो किस प्रकार गुथ गई है। तो ये जो है अमरवेल इन पत्तियों से चूसक के रूप में, इनकी जो जड़ें हैं इनके इसमें चूसक से रूप में इनका भोजन चूसते रहती है और बड़े होते रहती है। अमरबेल का जो तना है पीले तंतु में जाल सा जो दिखाई दे रहा है, ये पत्तियां नहीं है, ये इनको पत्तियां नहीं होती है, इसलिए वे अपना भोजन नहीं बना सकते। इसलिए ये अन्य वनस्पतियों के तनों में पोषक पदार्थ को अवशोषित करती है और बड़े होते हैं। ये जड़ें आधारक वनस्पति की जलवायुनी तथा रसवानी तक जाकर भोजन व पानी अवशोषित करते हैं। ये सिर्फ पत्तियों को तो नहीं, इनकी नीचे तक जड़ों तक जाकर भोजन और पानी भी अवशोषित करती है। फफूंदी में पर्णहरित नहीं होता। फफूंदी का नाम सुना है आपने देखा होगा रोटी हो, अचार, इसमें अगर नमी आ गई तो आपने देखा होगा उसमें सफ़ेद सफ़ेद कपास जैसा पदार्थ हमें दिखाई देता है। ये जो कपास वाला पदार्थ है यह एक प्रकार का फफूंदी ही है। फफूंदी एक
सूक्ष्म जीव है। ये सफ़ेद रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये इसमें पर्णहरित नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकती। ठीक है। रोटी, डबल रोटी जैसे जो कार्बोज युक्त पदार्थ होता है, इनसे ये भोजन प्राप्त करती है। और ये जो भोजन अवशोषित करके ये बड़ी होती है। इनकी भी जो जड़ें हैं तंतुमय होती है। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे घटकों की आवश्यकता होती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ, यानी जिस धरती पे, जिस मिट्टी की परत में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर वीनस फ्लाईट्रेप, ड्रासेरा घटपर्णी कीटकों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। यानी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटकों को खाते हैं। तो ऐसी कौन सी वनस्पति है? जैसे घटपर्णी, डासेरा, फ्लाईट्रेप, ये जो वीनस फ्लाईट्रेप, ये जो वनस्पतियाँ है ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम होता है। अब नाइट्रोजन कम होने के कारण वो अपनी पूर्ति क्या करती है? कीटकों को आकर्षित करती है। अगर इनकी पत्तियों में देखो कांटे दिख रहे हैं आपको, जैसे ही कोई कीटक इनके यहाँ बैठता है तो ये पूरी बंद हो जाती है और फिर उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो यह इस प्रकार का जो ये पेड़ की रचना दिख रही है कीटकों को पकड़ने का, यह एक प्रकार का अनुकूलन ही है। धन्यवाद। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।